गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अब बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। और आपको बता दें गाइस कि पूरे दुनिया भर में काफी सारी कंट्रीज आज की डेट में हाइड्रोजन को बनाने के ऊपर काम कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन टॉप क्लीन फ्यूल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। ये अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी और वर्सैलिटी के लिए जाना जाता है, अपनी उच्च ऊर्जा क्षमता और बहु उपयोगिता के कारण ये जाना जाता है। और काफी सारी कंट्री जो है वो इसको बनाने के ऊपर काम कर रही हैं, राइट। और क्योंकि आप लोग एक चीज भी आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है उसका जो भंडार है, उसका रिजर्व जो है वो कम होता जा रहा है, राइट। कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल का रिजर्व कम हो रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उसको बनने में काफी सालों लगते हैं, और जिस प्रकार से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और इवन अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें भी बकायदा मेंशन है कि आज की रेट में जिस दर से, जिस रेट से हम लोग कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, राइट, यानी कि ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करें, तो पूरे दुनिया भर में मात्र 40 साल से भी कम पीरियड में क्रूड ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि कहा जा रहा है कि 40 साल से भी कम पीरियड बचा है क्रूड ऑयल का, ये पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरे दुनिया भर को पावर के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स तो ढूंढना है ही है। तो ये एक वजह है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो एनर्जी को जनरेट करने के लिए ढूंढे जा रहे हैं। उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो काफी अच्छा बताया जा रहा है, राइट। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जैसे कि अगर बात करो आप कोयले की या फिर पेट्रोल की बात करो, ऑयल वगैरह की बात करो, तो जब इनको जलाया जाता है तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, CO2 का एमिशन इसमें हमें देखने को मिलता है, राइट। जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की स्थिति, क्लाइमेट चेंज का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए क्लीन फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में कंट्रीज के द्वारा, राइट। और उनमें से एक और काफी अच्छा जो माना जा रहा है वो है हाइड्रोजन। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, और इसी पर ही अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारी सरकार जो है वो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पर काम कर रही है, और हाइड्रोजन को लेकर सरकार ने पहले भी किस प्रकार के काम किए हैं, या नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन से जुड़े हुए पास्ट में सरकार के क्या काम है, तो उस पर भी थोड़ी सी पहले बात करते हैं। तो देखिए, इस संबंध में किए जा रहे जो प्रयास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2020-2021 में फॉर्मली अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, फॉर्मल अनाउंसमेंट दिया था। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी डिस्क्लोज किया है एक रेगुलेशन नेशनल हाइड्रोजन मिशन का। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई जा रही है। और इंडिया के अंदर क्या क्या चुनौतियां हम लोग को इस मिशन से रिलेटेड, चैलेंजेस हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहे हैं इस मिशन से रिलेटेड, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है गाइज वो पैसों की है। काफी महंगा पड़ रहा है ये हाइड्रोजन को बनाना। हमें कैसे महंगा पड़ रहा है तो उस पर भी बात करें गाइज। तो देखो, ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन जो है उसको निकालना महंगा पड़ रहा है, एक्सट्रैक्ट करना उसको महंगा पड़ रहा है। इवन बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी उपयोग की जा रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए, जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, तो ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी पड़ रही है, क्योंकि ये अपने इनिशियल स्टेज पर है, नेसेंट स्टेज पर है, तो काफी महंगी पड़ रही है। और इवन जब हम लोग प्लांट बनाकर तैयार भी कर देंगे इसका, तो उसके बाद उस प्लांट को मेंटेन करना भी काफी महंगा है। जैसे कि उसमें जो फ्यूल सेल्स वगैरह जो होते हैं ना, तो उसको मेंटेन करना काफी महंगा है, जो कि हम लोग को साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका काफी हाई होता जा रहा है, राइट। और कमर्शियल उपयोग करना भी हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसके प्रोडक्शन को लेकर, यानी कि इसको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, इसको स्टोर करने के लिए कुछ चीजें बनानी है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, राइट। और जो हाइड्रोजन की जो डिमांड जो क्रिएट होती जा रही है तो उसको मैनेज करना है। तो ये पूरी चीजों में लगेगा पैसा, और पैसा ज्यादा होने के कारण ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज, एक चुनौती भारत के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है इस मिशन के अंदर, या इस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। काफी एक्सपेंसिव है ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी वगैरह, राइट। तो उस पर भी ध्यान देते हुए चलना है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर लें, ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर लें जिससे कि हाइड्रोजन का उपयोग करना, प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, ये पूरी चीज हम लोग को थोड़ी सी सस्ती पड़े, क्योंकि काफी महंगी है ये। तो ये एक बहुत ही
जो मेजर चैलेंज आज की डेट में इंडिया के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी। तो कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो ये जो हाइड्रोजन का जो फ्यूल है ये काफी हल्का होता है और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है तो उसमें पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगा और मे भी शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, ध्यान में रखना। और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट ये हमें देखने को मिलता है, राइट। और इसके अगर वेट की बात करें हाइड्रोजन की तो गाइस आपको बता दूं कि हवा का जितना वेट होता है ना, हवा का जितना वेट उससे भी हल्का होता है हाइड्रोजन। और इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता है हल्का होने के कारण, क्योंकि हल्की चीज जो है वो ऊपर की तरफ जाती है ना, राइट। लाइट चीज जो होती है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, तो हाइड्रोजन ऊपर चले जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसी कारण से ये काफी मुश्किल से जो है वो अपने प्योर फॉर्म में मिल पाता है और ना के बराबर ही ये अपने प्योर फॉर्म पे मिल पाता है। यानी कि आप सिंपल हाइड्रोजन को इसको ढूंढना, यानी कि सिंपल हाइड्रोजन को ढूंढना मुश्किल है। हाइड्रोजन अगर आपको मिलेगा भी तो वो किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा और स्पेशली ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये मिलता है। H2O, H2O आप सभी लोग को पता है H2O के बारे में। क्या है H2O? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही लिख दिया इसका जवाब, होपफुली पानी। H2O पानी होता है। तो हाइड्रोजन कहां पर मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ये पानी बना के मिलता है। तो पानी से इस ऑक्सीजन को हटाकर बनाया जा सकता है हाइड्रोजन को, यानी कि पानी लिया, पानी से ऑक्सीजन को हटाया, फिर जो हाइड्रोजन जो है वो मिल सकता है। तो इस प्रकार का इसकी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है अगर प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हाइड्रोजन चाहिए तो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो हाइड्रोजन एक नैनोटॉक्सिक, नॉन मेटालिक, ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस और हाईली कंबस्टिबल डाई एटॉमिक गैस है। हाईली कंबस्टिबल का मतलब बहुत तेजी से इसमें आग जल जाती है, आग पकड़ लेता है। कंबस्टिबल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो जीरो एमिशन फ्यूल हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अगर इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो इसमें से कोई भी एमिशन नहीं होता, यानी कि एनवायरमेंट के लिए ये बेस्ट माना जाता है अभी तक, राइट। और इसके अलावा इसका उपयोग किया जा सकता है फ्यूल सेल में या फिर इंटरनल कंबशन इंजन में इसका उपयोग किया जा सकता है। स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में भी इसका उपयोग किया गया है, हाइड्रोजन का किया जाता है, राइट। स्पेसक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए, स्पेस में ले जाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाईली कंबस्टिबल गैस है ना, ये एकदम से आग पकड़ लेती है। और हाइड्रोजन हम लोग को कहां कहां देखने को मिलता है तो इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहली चीज तो गाइस पूरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। सूरज की बात करें या दूसरे स्टार्स की बात करें तो ये सब जो है वो मेनली हाइड्रोजन से ही बने। आपने पढ़ा होगा प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट वगैरह जो है वो कैसे बने हैं। तो उसमें इनिशियल स्टेज पे हम लोग को स्टार जब बनता है तो इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन से ही ये शुरू होता है बनना। तो हाइड्रोजन का एक मेन रोल होता है इन सबको बनाने के पीछे, राइट। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि पूरे यूनिवर्स में जो एटम्स जो मौजूद है उनमें से जो सबसे ज्यादा एटम है, 90% जो एटम्स है वो हाइड्रोजन एटम हमें देखने को मिलते हैं। और हाइड्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें काफी ज्यादा कंपाउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले, राइट। अन्य तत्व की तुलना में हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा हम लोग को कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, राइट। और पानी की बात करेंगे तो पानी में सबसे ज्यादा हम लोग को हाइड्रोजन देखने को मिलता है, कि धरती के अंदर जो पानी है वहीं पर ही सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि पानी बनता ही H2O से, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात करें, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका मिलना मुश्किल है, ये अवेलेबल नहीं है धरती में, राइट। और इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है? मैंने आपको बताया कि पानी में से ऑक्सीजन को जो है वो निकाल दिया जाए, राइट। और इवन अगर मैं आपसे बात करूं कि और भी कहां पर हाइड्रोजन मिलता है तो डेड या लाइव या फॉसिलाइज्ड बायोमास में भी मिलता है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसको स्टोर करने की बात करें गाइस तो हाइड्रोजन जो है वो स्टोर किया जा सकता है फिजिकली गैस या लिक्विड के फॉर्म में। इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं गैस या लिक्विड के फॉर्म में। और स्टोरेज जो हाइड्रोजन का होता है गैस के मामले में तो उसमें हाई प्रेशर टैंक्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर गैस के फॉर्म में अगर हाइड्रोजन को स्टोर करना है तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर वाला टैंक जो है वो चाहिए रहेगा इसको स्टोर करने के लिए। और अगर हाइड्रोजन को लिक्विड में स्टोर करना है तो इसके लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन का ये एक एटमॉस्फेयर प्रेशर में -252.8 डिग्री सेल्सियस का हमें देखने को मिलता है। कितना होता है? -252.8 डिग्री सेल्सियस का हमें
देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन को अगर सॉलिड के सरफेस पर स्टोर करना है तो ये एड्सॉर्प्शन के थ्रू होता है, और सॉलिड्स के अंदर स्टोर करना है तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो एब्जॉर्प्शन का आपको मतलब पता होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई चीज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर समा लेती है किसी और चीज को। जैसे कि एक आप फोम फोम समझते हो ना, फोम जिससे गाड़ी धोते हैं, फोम वगैरह होता है ना, एक फोम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गद्दी वगैरह जो होती है वो फोम की, कई बार गद्दी हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार बेड भी जो होता है वो फोम का होता है, अंदर पिचक नहीं आता फोम। तो फोम जो होता है उसमें अगर आप जो है वो पानी डालेंगे तो फोम क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आप सभी को इसके बारे में पता है। अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन। तो ये क्या होता है, इसमें जो सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस, उसके बेसिकली ऊपर, ऊपरी लेयर पर, यानी कि सॉलिड के अंदर नहीं जा रहा, ये सॉलिड एक चीज है, तो उसके अंदर नहीं जा रहा, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो चिपक गया है, तो वो होता है एड्सॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है सॉलिड में, एक तो एड्सॉर्प्शन के थ्रू, यानी कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है उसको चिपकाया जा सकता है, उसके सरफेस पे चिपकाया जा सकता है, या फिर उसमें एब्जॉर्ब करवाया जा सकता है इसको। तो ये चीज इसकी हम लोग को प्रॉपर्टीज कुछ देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल, इसकी जो क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की, उसकी बात करें तो इसमें सिर्फ जो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है ना, इसमें जो एमिशन निकलता है, जैसे कि हम लोग जब पेट्रोल को, कोयला को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलता है, और भी काफी सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो एमिट होती है एनवायरमेंट में। तो इसमें जो एमिशन होता है, इसका जो सिर्फ इकलौता बाय प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है वो क्या होता है, पानी, वो वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है कंबस्ट करते समय, जलते समय, और फिर वो पानी जो है वो छोड़ देता है, राइट। तो इसका एक लौता जो मतलब जो बाय प्रोडक्ट है, एमिशन जो है वो पानी, वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है, और इससे ये पूरी तरह से 100% जो फ्यूल है ये क्लीन कहलाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को ये डैमेज नहीं करता, इसलिए ये टॉप क्लीन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, राइट। और हाइड्रोजन कंसिडर किया जाता है एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। और इसमें बताया जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हम लोग मिला दें, लगा दें, या फिर उसको फिक्स कर दें, तो ये 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले, जो कि गैसोलीन पे चलता है, यानी कि पेट्रोल डीजल पे जो इंजन चलते हैं ना, उसके मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा ये बेटर है। और देखो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से तो ये बेटर है, क्योंकि ये जो है वो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता है, राइट। इसमें जो एमिशन जो होता है वो मात्र पानी का हम लोग को देखने को मिलता है, वाटर का हम लोग को देखने को मिलता है। बट दूसरे, जैसे कि पेट्रोल जलता है तो उसमें एमिशन जो होता है वो हार्मफुल गैसेस वगैरह होती हैं, जो एनवायरमेंट को भी पल्यूट करती है, ह्यूमंस की, एनिमल्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती हैं, राइट। तो एक तो वो एक फैक्टर अलग है। बाकी अगर पावर के फैक्टर की बात करें स्पेशली, राइट, तो आप ये कह सकते हो कि 3 किलोग्राम गैसोलीन को आप एक जगह पे रख लो, यानी कि एक गाड़ी है उसमें 3 किलोग्राम गैसोलीन डालो आप, और गाड़ी जो है मान लेता हूं मैं 5 किलोमीटर चलेगी, और एक गाड़ी के अंदर आप 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को डाल दो, और सेम ही गाड़ी चलेगी, यानी कि 5 किलोमीटर ही गाड़ी चलेगी। तो कहीं ना कहीं से 1 किलोग्राम जितनी क्षमता हम लोग को हाइड्रोजन की देखने को मिलती है, उतनी 3 किलोग्राम की क्षमता गैसोलीन की होती है, राइट। तो या फिर आप इसका उल्टा कह सकते हो कि गैसोलीन जो है, यानी कि आप 1 किलोग्राम गैसोलीन डालो, उसमें जो क्षमता निकल के आएगी, उसमें जो यानी कि उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतनी सेम, यानी कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा है, राइट। और इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन में भी जो है वो उपयोग में लिया जाता है, यानी कि इनिशियल लेवल पर इंजन को स्टार्ट करने के पर्पस के लिए भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरी चीजें हैं गाइस, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, काफी डिटेल में इस पूरी चीज को अपन ने समझा, जाना। गाइस इसी के साथ एक और छोटी सी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं। तो गेल, क्या मुझे आप बता सकते हो गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। तो गेल ने अभी एक नए प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से गेल नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन को मिक्स कर रहा है। जो नेचुरल गैस सिस्टम होता है, जो नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन होती है, राइट, जो एक्सटेंड की जा रही है हमारी स्टेट्स में, अलग अलग जगह पर हम लोग को देखने को मिल रही है। कुकिंग फ्यूल के तौर पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सीएनजी की गाड़ियां वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, सीएनजी को। तो अभी गेल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ये जो नेचुरल गैस है उसके साथ मिक्स करेगा,
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये पॉइंट पहला आप याद रखना। क्वेश्चन ये बनेगा कि हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो गेल के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और सस्ता और अच्छा बनाने में, यानी कि पॉल्यूशन फ्री बनाने में। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी शुरू हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। गेल ने स्टार्ट कर दिया है ग्रे हाइड्रोजन को इंजेक्ट करना, और ये ग्रे हाइड्रोजन कुछ समय बाद ग्रीन हाइड्रोजन में रिप्लेस हो जाएगा। अब ये ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, तो ग्रे हाइड्रोजन जो बनता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन पर डिफरेंस होता है, ग्रे हाइड्रोजन जो बन रहा है वो टोटली 100% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट नहीं हो रहा है, बट ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो टोटली 100% रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होता है। बस ये इतना सा डिफरेंस है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्चुअली बनाना काफी कॉस्टली पड़ता है आज के समय पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। तो वो वाली बात है, बट अभी ग्रे हाइड्रोजन का ये उपयोग कर रहे हैं, कुछ समय बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना शुरू कर देंगे। हाइड्रोजन को जो नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन मिक्सचर वाली जो नेचुरल गैस होगी, इसको सप्लाई किया जाएगा अवंतिका गैस लिमिटेड के पास। और अवंतिका गैस लिमिटेड जो है वो एक गेल का जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल के साथ। ये क्या करते हैं, ये कंप्रेस नेचुरल गैस की रिटेलिंग करते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, या पाइप नेचुरल गैस जो हम लोग को देखने को मिलती है इंदौर के अंदर, जो घरों घरों तक जो है वो भेजी जाती है, तो इसके सप्लाई का काम जो है वो अवंतिका गैस लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिली। मतलब कुल मिलाकर इंदौर के अंदर ये एक ऐसी मतलब प्रोसेस पर जो है वो काम कर रहे हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसमें ये मिक्स करेंगे नेचुरल गैस को हाइड्रोजन के साथ, और जो हाइड्रोजन मिक्सचर वाली जो नेचुरल गैस जो बनेगी वो गाड़ियों में इस्तेमाल की जाएंगी, वो कुकिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगी हाउस होल्ड्स में, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और गाइस सरकार जो है वो प्लान कर रही है कि 15% ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड नेचुरल गैस के साथ मिक्स किया जाएगा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, राइट। और ये हाइड्रोजन को जो नेचुरल गैस के साथ मिक्स किया जाएगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, तो ये भी जान लो। पॉइंट नंबर 1, काफी इजी है मिक्स करना, काफी सेफ भी है ये। साथ ही साथ HCNG जो है, हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, उसमें 70% की गिरावट आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन में एज कंपेयर टू CNG से। मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के कंपैरिजन में HCNG यानी कि हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन जो है वो 70% तक कम होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ HCNG का पावर आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू CNG। साथ ही साथ ये कार्बन इंटेंसिटी मीथेन की भी जो है वो रिड्यूस करने में सक्षम है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और आप जानते हैं गाइस कि जीरो एमिशन हाइड्रोजन जो है वो पूरे दुनिया भर में, जीरो एमिशन हाइड्रोजन की ऐसा हाइड्रोजन तैयार करो जो कि टोटली 100% ग्रीन हो, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन या जीरो एमिशन हाइड्रोजन। तो विश्व में ये नई नई चर्चा का विषय बना हुआ है, और इंडिया ने कमिट किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन को 2070 तक हम अचीव करेंगे। तो ये वाली बात भी आप जानते ही हैं। इंडिया का कमिटमेंट COP26 में हम लोग को देखने को मिला था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। कहां पर हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और गाइज आज की डेट में इवन सरकार भी जो है वो नेचुरल गैस प्रोडक्शन पर मेन फोकस जो है वो कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं गाइज कि फ्यूल के प्राइसेस काफी हाई और इतना ज्यादा पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में कन्वेंशनल फ्यूल के कारण जो है वो होता है। तो इसीलिए सरकार ने टारगेट किया है कि 2030 तक प्राइमरी एनर्जी बास्केट का 15% जो है वो नेचुरल गैस का शेयर होगा। आज की डेट में नेचुरल गैस का जो शेयर है वो 6.2% है मात्र। इसे 2030 तक 15% जो है वो करना है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से हर चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इसकी नेशनल हाइड्रोजन मिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, हाइड्रोजन के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो पता लगे होंगे, राइट। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।